कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द गवर्नर। और अपने को ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंटर में और स्टेट्स में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए गवर्नर जो है वो सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, दिखाने के लिए बिठाया हुआ है। जो एक्चुअल पावर है, रियल एग्जीक्यूटिव है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और गवर्नर काम करता है ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पर काम करता है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है कि कुछ ऐसे भी मैटर्स हैं जहां गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे काम करेगा, अपनी समझ के हिसाब से काम करेगा। इन मैटर्स पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस की जरूरत नहीं है गवर्नर को, एक्सेप्ट इन मैटर्स इन विच गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। और ये जो बात है ये प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी बेहद इंपॉर्टेंट है। हमने प्रेसिडेंट के बारे में बात की हुई है, और प्रेसिडेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्रेसिडेंट के पास में सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिशन है, जिनके बारे में अपन ने बहुत डिटेल में बात की हुई थी। लेकिन गवर्नर के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है और सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताई हुई हैं कुछ चीजें, कुछ मैटर्स, जहां पे गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के बिना काम करता है, और सिचुएशनल डिस्क्रिशन भी है। अपन पढ़ेंगे इनके बारे में आगे चलते हुए। अच्छा, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि गवर्नर से रिलेटेड है। सबसे पहला है आर्टिकल 154, और बड़ा सिंपली ये कहता है कि स्टेट की जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास में है, वो है गवर्नर के पास में। और अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि स्टेट के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं वो किसके नाम पे लिए जाते हैं, वो लिए जाते हैं गवर्नर के नाम पे। और स्टेट की ये जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है इसको गवर्नर या तो डायरेक्टली एक्सरसाइज करता है, या इसके अंडर इसके सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर्स होते हैं उनके थ्रू एक्सरसाइज करता है। बड़ा सिंपल, आर्टिकल 154 ये कहता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर एंड इट इज एक्सरसाइज डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम। दूसरा है आर्टिकल 163, जो कि बड़ा सिंपली ये कह रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर होने चाहिए गवर्नर को एड और एडवाइस करने के लिए। लेकिन अपन ने अभी बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ ऐसे मैटर्स बताए हुए हैं जहां पे गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे काम करता है, जहां गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस की जरूरत नहीं होती। उसको भी आगे लिख दिया गया आर्टिकल 163 में, एक्सेप्ट इन सो फार एज गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज हिज फंक्शंस इन हिज डिस्क्रिशन। जहां लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इन मैटर्स पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ दिया जाए। बाकी टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर होने चाहिए गवर्नर को एड और एडवाइस करने के लिए। ये कह रहा है आर्टिकल 163। और बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल 164, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और ये जो है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस है, उसका फाउंडेशन है। अच्छा, आई वांट टू नो कि सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में, यूनियन गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं टू द पार्लियामेंट, टू द लोकसभा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बड़ी बेसिक बातचीत, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नर जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, गवर्नर काम करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताए हुए हैं जहां पे गवर्नर एड और एडवाइस पे काम नहीं करता है, अपनी इच्छा से काम करता है। फिर तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे अपन ने। आर्टिकल 154 सिंपली ये कह रहा है कि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके हाथ में, गवर्नर के हाथ में। 163 ये कह रहा है कि गवर्नर काम करेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे। लेकिन जहां एक्सेप्शन है, जहां एड और एडवाइस की जरूरत नहीं है, उनको छोड़ दिया जाए। और आर्टिकल 164 जो कि स्टेट्स में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फाउंडेशन है, वो कह रहा है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये अल्टीमेटली कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसको, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। इसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है कि ये जो गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ये प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से दो एरियाज में या दो तरीके से डिफरेंट है। एक तो अपन ने अभी बात करी ली कि गवर्नर के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ मैटर्स ऐसे बताए हुए हैं जहां गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के बिना काम करता है। प्रेसिडेंट के पास में ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नहीं है। प्रेसिडेंट को एब्सोल्युटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड और एडवाइस पे ही काम करना पड़ता है। और दूसरा, ये भी अपन ने पढ़ा हुआ है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने ये कह दिया कि प्रेसिडेंट को जो भी एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट को माननी ही माननी पड़ेगी।
लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविजन गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। दो जगह जहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन डिफरेंट है। एक तो गवर्नर के पास में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस हैं, प्रेसिडेंट के पास में होते ही नहीं है। और दूसरा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रेसिडेंट के ऊपर मिनिस्टर जो भी एडवाइस दे रहे हैं उसको बाइंडिंग कर दिया गया है। गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कभी ये सवाल उठता है कि कोई फलाना मैटर गवर्नर के डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, मतलब कोई ऐसा मैटर है जहां पे गवर्नर अपने डिस्क्रिशन पे काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस पे जो भी डिसीजन होगा वो गवर्नर का डिसीजन होगा और डिसीजन फाइनल होगा। मतलब थोड़ी लिबर्टी दी गई है गवर्नर को। ये कहा गया है कि अगर कभी सवाल खड़ा होता है कि ये जो मैटर है ए, इस मैटर पे गवर्नर को एड और एडवाइस पे काम करना चाहिए, अपने डिस्क्रिशन पे काम करना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है इस पर डिसीजन फाइनल कौन लेगा? गवर्नर लेगा। गवर्नर बताएगा कि अपने डिस्क्रिशन पे काम करना है या एड और एडवाइस पे काम करना है। और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नर ने कोई काम कर दिया, कोई एक्ट कर दिया, अब उस एक्ट को इस बेसिस पे खारिज नहीं किया जा सकता, उस एक्ट पे इस बेसिस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता कि भाई ये जो एक्ट है ये गवर्नर के डिस्क्रिशन में नहीं आता था। अगर कोई काम कर दिया गया है तो फिर मान लिया जाएगा, उस पर सवाल इसलिए नहीं उठाया जाएगा कि यार ये तो गवर्नर के डिस्क्रिशन में ही नहीं था। दो सिनेरियोज जहां पे प्रेसिडेंट और गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन डिफरेंट है। बड़ी सिंपल से दो केसेस हैं। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन, गवर्नर के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस बेसिकली वो मैटर्स जहां पे गवर्नर अपनी सूझबूझ के हिसाब से काम करता है, जहां गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के बिना काम करता है। 3-4 सिनेरियोज हैं। कौन कौन से? रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के किस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है, ये गवर्नर अपनी सूझबूझ के हिसाब से डिसाइड करता है। यहां एड और एडवाइस पे काम नहीं करता गवर्नर। दूसरा, रिकमेंडेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, किसी स्टेट की स्थिति इतनी खराब हो गई है, गवर्नर को ऐसा लग रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है और इसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देना चाहिए, तो ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाने की रिकमेंडेशन है ये भी गवर्नर अपनी समझ के हिसाब से देता है। बट ऑब्वियस सी बात है ना, अंडरस्टूड है, कोई भी स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्यों चाहेंगे कि उनके स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए? वो तो कभी रिकमेंडेशन देंगे ही नहीं, चाहे स्थिति कितनी भी खराब हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नर अपनी सूझबूझ के हिसाब से एक्ट करता है और बताता है कि प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, अगर किसी गवर्नर को किसी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया गया है, मतलब फॉर एग्जांपल गुजरात का गवर्नर है और गुजरात के गवर्नर को सेम टाइम पे बोल दिया गया कि पास में ही है दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली, उसके एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी आपको काम करना है। तो जब वो यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम कर रहा है तो वो गवर्नर गुजरात के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे काम नहीं करेगा उस यूटी के लिए। वो जो यूटी का काम है वो उसका एडिशनल चार्ज है, यूटी के काम के लिए वो अलग काम कर रहा है। जब वो गुजरात का गवर्नर है तो वो अलग काम कर रहा है, लेकिन सेम टाइम पे अपॉइंट किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पे उस यूनियन टेरिटरी का कामकाज चलाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और इसके अलावा 6th शेड्यूल में अपन ने पढ़ा हुआ है कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो भी ट्राइबल एरियाज हैं उनको कैसे मैनेज करना है, कैसे चलाना है। अच्छा, ये जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में अगर आपको मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है तो आपको कुछ रॉयल्टी, कुछ पैसा देना पड़ता है वहाँ की ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। कितना रॉयल्टी देनी है, कितना पैसा देना है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये भी डिटरमाइन करता है गवर्नर। और डिटरमाइन करता है गवर्नर अपनी सूझबूझ के हिसाब से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के बिना। ये 4 सिनेरियोज हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिए हुए हैं, जहां पे गवर्नर को एड और एडवाइस के बिना फंक्शन करना होता है, अपनी सोच समझ के हिसाब से फंक्शन करना होता है। कौन कौन सा? एक तो स्टेट लेजिस्लेचर के किस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है, किसको नहीं करना है। दूसरा, प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लगाना है, उसकी जो रिकमेंडेशन है। तीसरा, आप किसी स्टेट के गवर्नर हो और साथ ही साथ आपको किसी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर भी बना दिया गया है, तो आप उस स्टेट के गवर्नर के तौर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से नहीं पूछोगे, यूटी का कामकाज आपका अलग है। और फाइनली, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट्स में क्योंकि ट्राइबल एरियाज हैं, यहाँ पे अगर आपको कोई मिनरल एक्सप्लोरेशन करना है तो आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है, कुछ पैसा देना पड़ता है। इन स्टेट्स के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को कितना पैसा देना है वो डिटरमाइन कौन करता है? गवर्नर करता है और अपनी इच्छा से डिटरमाइन करता है।
इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस के अलावा गवर्नर के पास में कुछ सिचुएशनल डिस्क्रिशंस भी हैं। ये अपने को पता है, ये कई बार बोल चुका हूं मैं कि प्रेसिडेंट के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रेसिडेंट के पास में सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है और गवर्नर के पास में भी होता है। क्या सिचुएशनल डिस्क्रिशन है गवर्नर के पास में? एक तो अगर चुनाव हुए और चुनाव के बाद में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली है, या फिर चीफ मिनिस्टर जब ऑफिस में था, ऑफिस में रहते हुए एक्सपायर हो गया और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो ऐसे केसेस में किसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना है, ये डिस्क्रिशन पे, ये गवर्नर की अपनी सूझबूझ पे डिपेंड करता है। फिर गवर्नर देखेगा कि भाई ये जो फलाना लीडर है ये हो सकता है मेजॉरिटी प्रूव कर दे, और उस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि किसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाए। ये जो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है ये प्रेसिडेंट के पास में भी है कि अगर जनरल इलेक्शन के बाद में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली है, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहते हुए एक्सपायर हो गए और कोई ऑब्वियस सक्सेसर नहीं है, तो किसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करना है, वो सिचुएशनल डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट का। ये अपन ने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसी भी स्टेट के, अगर उनको अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अनेबल टू प्रूव कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ऐसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस करने का भी काम किसका? गवर्नर का। और गवर्नर को इसके लिए किसी की एड और एडवाइस की जरूरत नहीं है। और फाइनली डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अब मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नर की है। और गवर्नर को इसके लिए किसी की एड और एडवाइस की जरूरत नहीं है। अपन ने बात कर ली कि गवर्नर को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ही बताया हुआ है जहां गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर की एड और एडवाइस के बिना काम करेंगे, और कुछ सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशनल डिस्क्रिशंस मिल जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस हैं जहां गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट तो करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन अपनी समझ के हिसाब से लेंगे, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से लेंगे। जैसे स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स, अलग से कुछ स्टेट्स के कुछ एरियाज हैं जहां पे सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया जाता है, जैसे महाराष्ट्र के विदर्भा और मराठावाड़ा में, गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ में, कर्नाटका के हैदराबाद कर्नाटका रीजन में। ये वो एरियाज हैं जहां पे सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स को स्टैब्लिश किया जाता है। इन सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड्स के लिए रिस्पेक्टिव स्टेट के जो गवर्नर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट तो करेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन किसका है? गवर्नर का है। विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, हिल एरियाज ऑफ मणिपुर, आसाम के जो ट्राइबल एरियाज हैं, मणिपुर के जो हिली एरियाज हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई भी कामकाज है तो उसके लिए गवर्नर कंसल्ट तो करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन उनका खुद का है। विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ नागालैंड, नागालैंड में तो नागाज का इशू रहता ही है। अरुणाचल प्रदेश सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है। एंड सिक्किम के पीस और डेवलपमेंट के लिए अगर कोई भी कामकाज करना है तो गवर्नर कंसल्ट तो करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन उनका है। ये वो कुछ केसेस हैं जहां पे गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन उनका खुद का है। इसके बाद एक टॉपिक और है जिसको लक्ष्मीकांत के 7th एडिशन में ऐड किया गया है, इश्यूज इन गवर्नर्स फंक्शनिंग। हमने सरकारीय कमीशन के बारे में पढ़ा हुआ है, सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए बनाई गई थी, और इसी सरकारीय कमीशन में गवर्नर की फंक्शनिंग से रिलेटेड कुछ इश्यूज पे भी बात की गई है। पहला क्या है? इन चूजिंग द चीफ मिनिस्टर। ये बड़ा सिंपल है। अगर जनरल इलेक्शन हुए और जनरल इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गवर्नर के लिए सिंपल है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिली है उसके लीडर को चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट कर दिया जाए। दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है कि जनरल इलेक्शन हुए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, हंग असेंबली है, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिफीट कर दिया गया, अब उनको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है और कोई ऐसा है नहीं जो कि मेजॉरिटी में दिखता हो। तो ऐसे टाइम पे जब डिसाइड करने की बारी आती है तो गवर्नर का जो रोल है उस पर खूब सवाल उठाए जाते हैं। गवर्नर्स क्या करते हैं, कभी कभी खूब अपने को सुनने को भी मिलता है, डिले कर देंगे 4-6 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ताकि जो कोई उनका फेवरेट कैंडिडेट है वो मेजॉरिटी सपोर्ट जुटा ले, या फिर बड़ी जल्दी करेंगे अगर अपने फेवर का आदमी नहीं है तो वहां पे गवर्नर के रोल को खूब क्वेश्चन किया जाता है। इन टेस्टिंग मेजॉरिटी, अब ये देखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का सपोर्ट है नहीं है, और यहां दिक्कत आती है यूनिफॉर्मिटी की। यूनिफॉर्मिटी की इन द सेंस कि जब मेजॉरिटी को टेस्ट करने की बात आती है तो अलग अलग गवर्नर्स ने अलग अलग तरीके अडॉप्ट किए हैं।
जैसे कुछ गवर्नर बोलेंगे कि हम फिजिकल काउंटिंग करेंगे और देखेंगे कि भाई मेजॉरिटी सपोर्ट है नहीं। कुछ लोग डिपेंड करते हैं, कुछ गवर्नर्स डिपेंड करते हैं राइवल्स के क्लेम पे। कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर है और उसके अगेंस्ट में उसी के पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग खड़े हो गए और वो पहुंच गए गवर्नर के पास में कि हम इस आदमी को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो गवर्नर बिना सोचे समझे कभी कभी क्या कर देंगे कि हाँ यार राइवल्स इसके अगेंस्ट में खूब हैं, इस चीफ मिनिस्टर को बुलाओ, इसको बोलो कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे। तो ये जो यूनिफॉर्मिटी वाला प्रॉब्लम है, कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, अलग अलग गवर्नर जो हैं वो अलग अलग तरीके अडॉप्ट कर रहे हैं मेजॉरिटी को टेस्ट करने के। इस पर भी खूब सारे सवाल उठते हैं। डिसमिसल ऑफ चीफ मिनिस्टर, ये पहले पॉइंट जैसा ही है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, अब उसको मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है या उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है, तो ऐसे में गवर्नर का जो रोल है वो बड़ा क्वेश्चनेबल है। कभी कभी गवर्नर्स क्या करते हैं कि अपना कोई आदमी है तो उसको टाइम दे देंगे, बुलाएंगे ही नहीं असेंबली को फ्लोर पे मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए, दे देंगे 5 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन टाइम मिल जाए ताकि उस कैंडिडेट को अपनी मेजॉरिटी को दोबारा से इकट्ठा करने का। और अगर कोई अपोजिशन जिसके साथ में उनकी नहीं बनती है, ऐसा कोई अगर चीफ मिनिस्टर है, रातों रात बुलाएंगे कि कल ही है, कल ही प्रूव करो अपनी मेजॉरिटी। तो ये भी खूब क्वेश्चन किया जाता है। इन डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, अब कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जिनको कि अब मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, तो यहां पे भी जो गवर्नर की फंक्शनिंग है उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, अब इस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना है। कभी कभी गवर्नर क्या करते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनको अब मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है उनकी एड और एडवाइस को सुन लेते हैं, उनके हिसाब से काम कर लेते हैं, और कभी कभी उनकी एड और एडवाइस को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे भी खूब सारे सवाल उठते हैं। फिर इसके अलावा इन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल, इस पे तो खूब ही डिबेट रहती है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि भैया प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड करने से पहले ये कोशिश करो ना कि कोई ऑल्टरनेटिव ऐसा हो जिसके थ्रू स्टेट में जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो बनी रहे। कोई जो भी बच्चे कुछ तरीके हैं उन सबको अप्लाई करके कोशिश करो ना कि सरकार जो है वो स्टेबल रहे, ज़रूरत ही ना पड़े प्रेसिडेंट रूल की। और इस पे खूब डिबेट चलता है, डिस्कशन चलता है कि गवर्नर ने बिना सारे ऑल्टरनेटिव्स को टेस्ट किए प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड कर दिया। इन रिजर्विंग बिल्स फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, इस पे भी खूब बातचीत चलती है कि किस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। इसमें जो गवर्नर का रोल है वो क्वेश्चनेबल है। रिगार्डिंग नॉमिनेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वहाँ पे गवर्नर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। उस पर भी खूब सारा डिबेट एंड डिस्कशन रहता है, खूब सारी बातचीत रहती है। बोला जाता है कि गवर्नर अपने या जो सेंटर के लोग हैं उनको नॉमिनेट कर देते हैं, जो कि खूब क्वेश्चनेबल रोल है। और फाइनली रिगार्डिंग एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, ये अपने को पता ही है कि गवर्नर जो है वो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर की तरह से भी एक्ट करते हैं, और फिर स्टेट में जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके लिए भी एक्ट्स होते हैं। जब ये चांसलर बन जाता है तो यूनिवर्सिटी की फंक्शनिंग के लिए जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उसके कामकाज के लिए जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उसमें जो है गवर्नर के रोल को क्वेश्चन किया जाता है। ये कहा जाता है कि गवर्नर अपने लोगों को बिठा रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और ये कहा जाता है कि उनको चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए। लेकिन ये डिबेटेबल है, इन पे खूब डिबेट चलती है। और गवर्नर की जो लक्ष्मीकांत की बातचीत है वो अपनी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए कि क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या क्या किया जाना चाहिए। बहुत सारे जजमेंट्स हैं, बहुत सारी और कमीशंस हैं जिन्होंने की बातचीत की है इस पर। एक बार गूगल करो, उन सारी चीज़ों पर बातचीत करो। बाकी अपना ये चैप्टर खत्म हो गया है। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।